नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की ये हमारी 18वीं क्लास है और आज आप लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन भाग 2। भाग 1 आप लोग पढ़ चुके हैं और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप भाग 1 जरूर पढ़ लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन भाग 2। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो जाती है। हालांकि औरंगजेब ये योग्य, ऊर्जावान और दृढ़ निश्चयी शासक था, लेकिन देखा जाए तो ये राजनीतिक रूप से अदूरदर्शी था और साथ ही साथ ये कट्टर मुसलमान भी था। कट्टर मुसलमान, और कट्टर मुसलमान होने के कारण ही मुग़ल साम्राज्य बर्बाद होता चला गया। और जब ये गद्दी पर बैठा औरंगजेब, उसने सबसे पहला जो प्रहार किया, औरंगजेब ने जो पहला प्रहार किया, पहला प्रहार ये अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी उस पर आकर के इसने पहला प्रहार किया और हिंदुओं पर जजिया लगाया। और कट्टर मुसलमान होने के कारण जो सिंहासन के दरबार के जो वफादार गैर मुस्लिम लोग थे वो भी धीरे धीरे मुगलों से दूर होने लगे और मुगलों के शत्रु बनने लगे। और इसके कारण जो मराठा, जाट, सिख, राजपूत और अन्य शक्तियां जो देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे राजा जो राज करते थे, वो सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करने लगे और जो मुग़ल साम्राज्य की जो अखंडता थी इस पर वो लोग प्रहार करने लगे। और जो मुग़लों की जो संचित निधि थी उसको भी कहीं न कहीं वो लोग बर्बाद करने लगे। जो संचित निधि थी, संचित निधि, इसको भी धीरे धीरे ये लोग बर्बाद करने लगते हैं। और जब संचित निधि बर्बाद होने लगी तो केंद्रीय सत्ता लगातार कमजोर होने लगी और मराठा मुगलों के दुश्मन बन गए। और जब अर्थव्यवस्था में कमी आई, अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई, तो जो राजा थे, मुगल सम्राट थे, उन लोगों ने अपने दरबारियों को, अपने दरबार के कलाकारों को और यहाँ तक कि दिल्ली की जनता को भी ये लोग खर्चा नहीं दे पाए। और इसलिए क्या हुआ कि जो दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता ये सुदूर प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो गई। सुदूर प्रदेशों मतलब दिल्ली से दूर जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि दिल्ली में इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी। दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और यहाँ तक कि जो दरबारी थे दरबार छोड़ने लगे। जो दरबार के जो कलाकार थे वो भी दरबार छोड़कर जाने लगे और इसीलिए जो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियाँ जन्म लेने लगी, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा। जैसे हमने आपको बताया कि मराठा, जाट, सिख, राजपूत ये सभी लोग अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए ये मुगलों से संघर्ष करने लगे, मुगलों से लड़ने लगे। और यहाँ तक कि बाहरी चुनौतियाँ भी अब मुगलों के सामने आने लगी। मुगल अब बाहरी चुनौतियों से भी परेशान थे और इसलिए अब मुगल धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और ये बर्बाद होते चले गए।
हालांकि इन सभी कारणों में अगर देखा जाए, मुख्य रूप से जो बर्बादी जो बहुत तेजी से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य का विध्वंस तेजी से शुरू हुआ कब? औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये बहुत तेजी से शुरू हो गया। और औरंगजेब से पहले जो शासक होते थे उनके सामने वो योग्य शासक थे, जैसे हमने आपको बताया हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब योग्य शासक थे और इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने की सोच भी सके। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी आए, जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ये इस साम्राज्य को संभाल नहीं सके, इसकी बर्बादी को रोक नहीं सके, बर्बादी को रोकने में ये असफल हुए। देखिए, कोई भी साम्राज्य है, कोई भी साम्राज्य का जो भविष्य होता है, किसी भी साम्राज्य, किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार का जो भविष्य होता है, ये सम्राट, शासक, राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर राजा अच्छा है, उसकी क्षमता काफ़ी है, योग्य है, तो वो उस साम्राज्य को बचा पाएगा। साम्राज्य का भविष्य राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। इधर मुगलों के साथ लगातार संघर्ष ने कृषि व्यवस्था को भी चौपट कर दिया, अर्थात कृषि के उत्पादन में अगर देखा जाए तो बहुत कमी आई, ह्रास हुआ और इसीलिए उद्योग धंधे भी चौपट हो गए, उद्योग धंधे भी नहीं चल पाए और इसलिए मुगलों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। और दूसरी चीज, मध्यकाल में अगर देखें तो मध्यकाल में क्या था कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, ये जमींदार लोगों को, जमींदार और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोगों को मध्यकाल में जो राजा या शासक होते थे, ये लोग जमींदार या कुलीन वर्ग के लोगों को ये राज्य में शक्ति देते थे, राज्य की शक्ति में हिस्सेदारी देते थे, क्योंकि ये लोग जो जमींदार और कुलीन वर्ग के लोग थे, ये भूमि के स्वामी हुआ करते थे, भूमि के मालिक हुआ करते थे और ये लोग कर संग्रहण में राजा की या शासक की मदद किया करते थे। ये लोग कर इकट्ठा करके राजा के पास पहुंचाते थे, शासक के पास पहुंचाते थे। दूसरी चीज, ये जो जमींदार और कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ये लोग सैनिकों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं लोगों की भी व्यवस्था करते थे, सैनिकों की व्यवस्था किया करते थे जो राज्य की सुरक्षा करते थे। कहने का मतलब है कि जो जमींदार और कुलीन वर्ग के लोग थे, ये साम्राज्य को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने क्या किया कि जो जमींदार लोग थे, जमींदारी व्यवस्था को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, और जब जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ये, तो इन्होंने अपना सीधा संबंध, प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, इन्होंने अपना संबंध किसानों से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये व्यवस्था इनकी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई और इसलिए आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो गई। और दूसरी चीज, इधर जो दरबार में जो मनसबदार लोग हुआ करते थे, इनको जागीर के रूप में जो भूमि दी जाती थी, वो भूमि भी कम पड़ गई, क्योंकि मनसबदारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। और जब भूमि कम पड़ गई तो मनसबदारों ने क्या काम किया? जो मनसबदार होते थे, मनसबदार, इन लोगों ने क्या काम किया कि ये लोग किसानों से चूंकि इनके पास भूमि की कमी थी, तो ये लोग किसानों से ज़्यादा कर वसूला करते थे। अधिक मुनाफा कमाने के लिए
अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये लोग किसानों से अधिक टैक्स लेने लगे, अधिक कर वसूलने लगे और इसलिए किसान भी मुगलों से रुष्ट हो गए। किसान इस व्यवस्था से परेशान हो गए, मनसबदारों से परेशान हो गए और इसलिए किसान भी अब मुगलों के दुश्मन बनने लगते हैं। और इधर जो शासकों की विलासतापूर्ण जो जीवन था, शासकों का विलासतापूर्ण जीवन जो ऐशो आराम में जी रहे थे, इस व्यवस्था ने भी मुगल साम्राज्य पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया। साम्राज्य की आय उतनी नहीं थी जितने खर्चे होते थे और इसलिए साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया। दूसरी चीज, सैनिक अक्षमता को अगर देखें, सैनिक अक्षमता, तो मुगलों के पास पर्याप्त संख्या में सैनिक भी नहीं थे और जो सैनिक थे, देखा जाए तो वो सैनिक उतने सक्षम नहीं थे, उतने योग्य नहीं थे। और अगर सैनिकों की कमी होगी, सैनिकों की अक्षमता होगी, योग्य सैनिक नहीं होंगे, तो समझ लीजिए कि साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि साम्राज्य का भविष्य भी इन सैनिकों की क्षमता पर ही निर्भर करता है। और मुगलों के आपसी युद्ध ने भी इन्हें बर्बाद कर दिया। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। दूसरी चीज कि जो उत्तराधिकार का कोई कानून नहीं था और इसलिए ये लोग आपस में गद्दी के लिए लड़ते रहते थे और इस व्यवस्था ने भी कहीं न कहीं मुगलों का ये पतन में कहीं न कहीं ये एक कारण बनी। और दूसरी चीज कि जो मुगलों का जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, इसकी सीमाएं बहुत बड़ी थीं और इन बड़ी सीमाओं को मुगल शासक जो अयोग्य शासक हुए उन्होंने इसे संभाल नहीं पाया और इसलिए बाहरी शक्तियां भी इस साम्राज्य पर हावी रहीं और उन्होंने धीरे धीरे इसको बर्बाद किया। और मुगल साम्राज्य की इस कमजोरी का लाभ यूरोपीय शक्तियों ने भी उठाया और उन्होंने भी मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी मुगल साम्राज्य को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो ये सभी कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।